हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 11 नए साम्राज्य और राज्य करेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है और 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज जो हम इसका चैप्टर करेंगे वो है 11 चैप्टर। इसके बाद एक चैप्टर और है, फिर आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रशस्तियाँ क्या होती हैं, क्यों लिखी जाती थी प्रशस्तियाँ, और इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत हम लोग गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। इससे पहले के चैप्टरों में भी हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य पढ़ चुके हैं। हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे और थोड़ा थोड़ा पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी पढ़ेंगे। जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और हम लोग इस चैप्टर में दक्षिण राज्यों में जो सभाएं होती थी किस प्रकार काम करती थी, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में। और अगर आप लोगों ने अभी तक पीछे वाले चैप्टरों की वीडियो नहीं देखी हैं तो जाओ पहले उनको देखो, तभी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। क्या बताती हैं हमें प्रशस्तियाँ, तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। अब ये समुद्रगुप्त कौन था, तो गुप्त साम्राज्य का शासक था, गुप्त वंश का शासक था। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिसेन, हरिसेन किसके दरबार में रहता था, तो ध्यान रखना समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहता था। हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया था। किसमें लिखी है, संस्कृत में लिखी गई एक कविता है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है, ठीक है, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्ति जो है यह आपका संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, तो प्रशंसा करना होता है, ठीक है। अब गुप्त काल में इन प्रशस्तियों का महत्व बढ़ा। पूछा जाता है कि किस काल में प्रशस्तियों का महत्व बढ़ा, तो गुप्त काल में। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है, तो देख लेते हैं। मतलब प्रशस्तियों में राजाओं की प्रशंसाओं के बारे में लिखा होता है, ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया। और लिखता कौन था, तो जो उनके मतलब दरबार में जो कवि लोग रहते थे वही राजा की प्रशंसा में ये लिखते थे। तो कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। किसे, समुद्रगुप्त को। और किसने बताया, हरिसेन ने बताया है, ये ध्यान रखना। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए होते हैं, ठीक है। अब योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मतलब 4 विभिन्न प्रकार के राजा और समुद्रगुप्त के बीच की जो नीतियां हैं, ठीक है, उनके बीच का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त, आर्यावर्त के 9 शासकों का है, ठीक है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। किन्हें, आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया। किसने हराया, समुद्रगुप्त ने हराया और इनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब मानचित्र देख लेते हैं। तो ये आपका मानचित्र है, ठीक है, ये वाला, ये इतना आर्यावर्त का क्षेत्र था। इसमें आपका कन्नौज आ जाता है, प्रयाग आ जाता है, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये 4 दिए हैं तो ये चारों को ध्यान रखना आप लोग। और ये मथुरा भी है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। उनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। किसने, दक्षिणापथ के शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। किसे, दक्षिणापथ के शासकों को, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट से बनता है
यहाँ पे दे देंगे कि आर्यव्रत के शासकों को फिर से शासन करने की अनुमति दे दी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो किसे अनुमति दी थी? दक्षिणापथ के शासकों को अनुमति दी थी। ठीक है। अब पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये देखो, ये मैप देख लो आप। ठीक है, ये आंतरिक साम्राज्य ये इस तरीके के। फिर बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। ये बाह्य इलाकों के शासक थे, तो ये ध्यान रखना। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। किसने? बाह्य इलाकों के शासकों ने। जो कौन कौन थे? कुषाण थे, शक थे और श्रीलंका के शासक थे। ये ध्यान रखना। ये समुद्रगुप्त के सिक्के हैं जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद का ये नया नाम पड़ गया, प्रयाग है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, प्रयाग जो है इलाहाबाद का पुराना नाम है। उज्जैन तथा पाटलिपुत्र, पटना गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो ये ध्यान रखना, गुप्त शासन के महत्वपूर्ण कौन कौन से केंद्र थे? एक आपका प्रयाग हो गया, एक उज्जैन हो गया और एक पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वज के बारे में भी बताती हैं। प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में भी बताती हैं। ये ध्यान रखना। प्रशस्तियाँ किन किन के बारे में बताती हैं, तो इन सबको आप लोग ध्यान रखना। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी। ठीक है। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की। उनके दादा और परदादा महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। तो ये ध्यान रखना, जो दादा और परदादा थे उनका महाराजा के रूप में उल्लेख है, लेकिन जो समुद्रगुप्त थे और ये चंद्रगुप्त, और इनका उल्लेख किसमें है? महाराजा धीराज। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वंश का महत्व है वो धीरे धीरे बढ़ता गया है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने परास्त किया था शकों को। ठीक है। इनका दरबार विद्वानों से भरा था, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में रहते थे। किनके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? तो ये समुद्रगुप्त का बेटा था। ये आप लोग ध्यान रखना। अब हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है। कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। देखो, ऊपर में समुद्रगुप्त के बारे में अभिलेखों से पता चला, ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन के बारे में हमें किससे पता चला? जीवनी से पता चलता। तो ये आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट, ये ध्यान रखना, ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। और हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है। बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? हर्षचरित। ठीक है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन दिया गया है। किसमें? हर्षचरित में। ये ध्यान रखना। चीनी यात्री एनसीईआरटी में आपका सोइनसांग दिया है, वैसे हम लोग होइनसांग बोलते हैं। होइनसांग हर्ष के दरबार में रहा। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। हर्ष कहाँ के राजा बने? थानेसर के। अब देखो, हर्षवर्धन के जो पिता थे, तो वो ध्यान रखना, आप लोग एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है। प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम था, प्रभाकर वर्धन। और हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था। ठीक है। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोमती।
तो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी पुत्री कौन थी, तो राज्यश्री। तो प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र पुत्री थे, 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। राज्यवर्धन हर्षवर्धन के बड़े भाई थे। ठीक है, और जो पुत्री थी वह राज्यश्री थी, प्रभाकर वर्धन की और हर्षवर्धन की बहन। आगे बढ़ते हैं। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। ठीक है, किनके बहनोई, मतलब राज्यश्री के पति और हर्षवर्धन के बहनोई कन्नौज के शासक थे। और इनके बहनोई का नाम क्या था, तो ग्रहवर्मा था। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो राज्यश्री के पति का क्या नाम था, ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा तो मौखरी राजा थे। ठीक है, मौखरी राजा ग्रहवर्मा। जब बंगाल के शासक ने हर्ष के बहनोई को मार डाला, बहनोई मतलब कौन, ग्रहवर्मा, और बंगाल का शासक कौन था, तो देवगुप्त। देवगुप्त ने किसे, ग्रहवर्मा, जो कि इसका बहनोई था, उसको मार डाला। तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है भाई, बदला तो लेगा। जब बंगाल के शासक ने हर्ष के बहनोई को मारा तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने, किसने, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। किसे रोक दिया, हर्षवर्धन को। दक्कन मतलब जैसे आपका ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, तो यहाँ से ये दक्कन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ये आपका दक्कन है। ठीक है, अब पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, जितना आपका एनसीईआरटी में दिया है। तो इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। इस काल मतलब गुप्त काल में पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, ये ध्यान रखना, कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। ठीक है, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ये दोनों ध्यान रखना, पल्लवों का राज्य कहाँ पे था और चालुक्यों का राज्य कहाँ पे था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई कई मंदिर होते थे। कहाँ, तो ऐहोल में। पल्लवों और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य अतिक्रमण मतलब आक्रमण एक दूसरे की सीमाओं पर। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध शहर थे, इनकी राजधानियाँ। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उनका दरबारी कवि रवि कीर्ति, ये ध्यान रखना कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, और यह पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से हमें पता चलता है पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि अब हर्ष नहीं रहा, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसने कहा था, कवि ने कहा था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम के दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। कौन सा राजा, तो पल्लव राजा। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त किया। अब राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था देख लेते हैं। तो पहले के शासकों की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासनिक की प्राथमिक इकाई गांव होती थी। ठीक है, जहाँ से प्रशासन चलता था। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा ग्राम भोजक भी आनुवांशिक पद था। ठीक है, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जिसे कभी हरिसेन अपने माता पिता की तरह महादंड नायक बनाया गया, अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी। जैसे इसके पहले माता पिता थे महादंड नायक, उसी तरह हरिसेन भी महादंड नायक बनाया गया। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसा कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ
कुमारमात्य। तो कुमारमात्य क्या होता है? एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। ठीक है, ध्यान रखना। तो हरिसेन क्या क्या था? महादंड नायक था, ठीक है, कुमारमात्य था और संधि विग्राहक था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। ठीक है, स्थानीय शासन, इनमें नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। जो नगर श्रेष्ठी होता था वह मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, और सार्थवा क्या होता था? तो व्यापारियों के काफिले का नेता। ठीक है, और प्रथम कुलिक किसे कहते हैं? तो मुख्य शिल्पकार को प्रथम कुलिक कहते हैं। और कायस्थ कौन होता था? तो लिपिकों का प्रधान होता था। अब एक नए प्रकार की सेना, तो सेना 4 प्रकार की थी। हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। कौन? सेना नायक। इनसे सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि अनुदान की जाती थी। ठीक है, और दी गई भूमि से ये लोग कर वसूलते थे, जिससे ये लोग अपनी सेना का खर्चा उठाते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और हथियार जुटाते थे। इसी तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। ठीक है, और जहाँ कभी भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब भाई, ये जो किसी राजा के अधीन जो लोग काम करते थे तो उनको सामंत कहते थे। अब जब ये सामंत ये सोचने लगते थे कि राजा कमज़ोर हो गया है, तो ये सामंत राजा पर ही आक्रमण कर देते थे। ठीक है, और उस राज्य के शासक बन बैठते थे। इसी तरीके से ये बताया गया है। अब दक्षिण राज्यों में सभाएं किस प्रकार होती थीं? तो पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। किसके अभिलेख में? पल्लवों के अभिलेख में। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन दक्षिण भारत में था, ये ध्यान रखना। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थीं। जो सभाएं थीं, ठीक है, जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई। ठीक है, अब नगरम क्या होता है? तो नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, नगरम। ठीक है, संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं, मतलब कई 100 सालों तक ये सभाएं काम करती रहीं। अब थोड़ा कालिदास के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। राज दरबार का जीवन चित्रण। ठीक है, इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है? कालिदास का है। इसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम की कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। किसके नाटक में? कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो ये आप लोग पढ़ लेना पूरा पैरा। ठीक है, ये कहानी दी गई है। अब चीनी तीर्थयात्री फासियन या फायान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वह लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगे करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार से संपर्क से बचते थे। मतलब अगर जैसे ये लोग जब शहर या बाजार में आते थे तो अपने साथ कोई बाजा रखते थे। ठीक है, तो जब ये आते थे तो ये बाजा बजाने लगते थे, जिससे कि और लोगों को पता चल जाए कि ये लोग आ रहे हैं, और ये लोग दूर हट जाते थे। ठीक है, शहर के जो व्यापारी थे, बड़े धनी वर्ग के लोग, ये इन लोगों से दूर हट जाते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकाली राजा की सेना का सजीव चित्रण किया गया है। अब देखो, बाण भट्ट ने राजा की सेना का चित्रण किया है, ठीक है, और कालिदास ने राज दरबार का सजीव चित्रण किया। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। अब ये राजा की सेना का चित्रण, ये इसको आप लोग पढ़ लेना वीडियो रोक के। ठीक है, अब अरब के बारे में देखते हैं। तो मरुभूमि मतलब मरुस्थल होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था।
अरब व्यापारी तथा नागरिकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब नागरिकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, तो ये ध्यान रखना, बेदुइन ये घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखना, बेदुइन कहाँ के लोग थे? अरब के लोग थे। घुमक्कड़ कबीले होते थे और ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है ऊँट, जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। ठीक है, ये अंश दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।